गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चाबहार। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया और ईरान ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंडियन ऑपरेशंस को चाबहार में कवर करने के लिए। 8 साल बाद जब जनरल फ्रेमवर्क जो है कॉपरेशन का ईरान के पोर्ट के ऊपर साइन हुआ था। तो चाबहार क्या है? एक डीप वाटर पोर्ट है ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रोविंस में, और ये साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। एक एमओयू साइन हुआ था चाबहार पोर्ट पर इंडिया के साथ 2015 में, और इंडिया ने लगभग अभी तक 6 मोबाइल क्रेन्स और बाकी के इक्विपमेंट लगभग $25 मिलियन की सप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी चाबहार पे। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है वो चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है 2018 से, और लगभग 90,000 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है कंटेनर ट्रैफिक अभी तक हैंडल किया जा चुका है चाबहार पे। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये ईरान को वेस्टर्न सैंक्शंस के इफेक्ट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए हेल्प करेगा ये डील। न्यू दिल्ली को एक ऑल्टरनेटिव राउट देगा जो कि पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं हम, जिसमें अफ़गानिस्तान और इंडिया के ट्रेड के बीच में। तो अब हम ऑलरेडी चाबहार का यूज़ करते हुए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सप्लाई कर चुके हैं अफ़गानिस्तान को, खासकर कोविड के टाइम पर। लगभग 2.5 मिलियन टन्स ऑफ वीट, 2000 टन्स ऑफ पल्सेस जो हैं वो ट्रांसशिप की जा चुकी हैं इंडिया से अफ़गानिस्तान में थ्रू चाबहार पोर्ट। 40,000 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड भी जो है सप्लाई किया गया था 2021 में ईरान की पोर्ट से ही, ताकि अफ़गानिस्तान को हेल्प किया जा सके। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि इनिशिएट किया गया था ये रशिया, इंडिया और ईरान द्वारा, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन राउट जो कि इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ के साथ और फिर कैस्पियन सी के साथ लिंक करता है, और ईरान के साथ फिर आगे नॉर्दर्न यूरोप और सेंट पीटर्सबर्ग के साथ लिंक करता है। वो भी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है चाबहार पोर्ट के साथ ही, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये पोर्ट में पोटेंशियल है कि वो एक न्यू एज ऑफ ट्रेड, मरीन कोऑपरेशन और ट्रांसशिपमेंट जो है वो कर सकता है इंडिया के साथ ईरान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में। तो 10 साल का एग्रीमेंट जो है वो अगर आप देखें पोर्ट ऑपरेशन का, तो इसमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान के साथ। इसमें IPGL जो है वो $120 मिलियन जो है वो पोर्ट में और इन्वेस्ट करेगा, और एक क्रेडिट विंडो भी जो है इंडिया ने ऑफ़र की है $250 मिलियन की म्यूचुअली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए। इस एग्रीमेंट से जो है वो बिगर इन्वेस्टमेंट्स की जा सकेंगी इस पोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। टॉपिक इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले रेसिपिएंट एक मॉडिफाइड पिग की किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें की गई थी, वो सिर्फ 2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई जब ये ट्रांसप्लांट किया गया। तो सर्जन्स ने कहा कि वो सोच रहे थे कि ये पिग की किडनी लगभग 2 साल तो चलेगी, लेकिन ये एक शॉक है उनके लिए कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उस पर्सन की डेथ हो गई। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो खुद के ही बॉडी पार्ट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जिसमें ह्यूमन सेल्स जो है टिश्यूज़ के, ह्यूमन सेल्स या टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जिसमें कि जैसे आप लगा लो कि ट्रांसप्लांटेशन की जाती है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स की, ताकि एक्वायर्ड डिसीज़ जैसे कि ल्यूकेमिया को जो है वो क्योर किया जा सके। ह्यूमन हार्ट वाल्व जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि लोगों को एंटीकोएगुलेशन थेरेपी ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह की ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि नॉन ह्यूमन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, पिग के वो जो है वो ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में, और इसके बहुत सारे रिस्क और बेनिफिट्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इसको हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो पिग को ही क्यों चूज़ किया गया? 1990 से रिसर्चर्स जो हैं वो पिग्स को एज सोर्स एनिमल यूज़ कर रहे हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन की रिसर्च में, और पिग को कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो बॉडी साइज़ है वो रिलेटिवली लार्जर होता है
शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड होता है उसका साइज़ और फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है ह्यूमंस के साथ। लो रिस्क ऑफ जीनोसोनोसिस, मतलब कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ ट्रांसप्लांट होना एक एनिमल से ह्यूमन में कम होता है इसमें चांसेस। और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी जो है वो पिग के ऊपर जो है वो पिग के ऑर्गन्स के ऊपर रेडिली अवेलेबल है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देकर सर्वाइवल टाइम जो है वो रेनो ट्रांसप्लांटेशन में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी क्या होती है? जब भी कोई ऑर्गन या कुछ ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस पर्सन की जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो रोका जाता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन या टिश्यू है वो इम्यून सिस्टम उसको टारगेट करके जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिल्क कॉटन ट्री। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिल्क कॉटन ट्रीज़ जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं साउथ राजस्थान से। सिल्क कॉटन ट्री को लोकली सेमल ट्री भी कहते हैं। एक लॉफ्टी डेसिडुअस ट्री है ये, मेनली मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, लेकिन प्लेन्स में भी ये पाया जाता है। मेंबर्स जो हैं गारासिया ट्राइब के राजस्थान में, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वो इसी ट्री से ही जो है वो डिसेंड हुए हैं। इंडिया में ये ट्री अंडमान निकोबार आइलैंड, असम, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। एक फायर रेजिस्टेंट ट्री है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है। इसको पायोनियर ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिच बायोमास जो है वो तैयार हो जाता है हर सीज़न में, जिसको फिर जो है वेस्ट लैंड्स रिक्लेम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बायो इंडिकेटर है। अगर इसमें फ्लावरिंग लेट हो रही है तो इसका मतलब होता है कि हॉट समर या फिर डिलेड मॉनसून है। जो मेंबर्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, वो ट्री की रेडिश रूट को भी जो है कंज्यूम करते हैं एज अ फूड ड्यूरिंग मॉनसून्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ने कहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा निकाली गई है, जिसमें इसमें कहा गया है कि राइनो और सिदार, इन दोनों की जो है सबसे ज़्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड किया जाता है। तो ये यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एक ग्लोबल लीडर है फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स और इंटरनेशनल क्राइम, और ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस लेड प्रोग्राम ऑन टेररिज्म। तो 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लोगों को एजुकेट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट डेंजर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ और एक्शन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग लेने के लिए भी जो है इंटरनेशनल जो है वो एक्शन को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो क्राइम प्रिवेंशन करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में असिस्ट करता है ये। ठीक है, तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे रिलाई करता है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो वियना में लोकेटेड है। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है क्या? थर्ड एडिशन ये रिपोर्ट का इस बार निकाला गया 2024 में। इससे पहले 2016 में, 2020 में पिछले एडिशंस निकाले गए थे। और ये इलिसिट ट्रैफिक जो है वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ में उसको प्रोब करती हैं, और वाइल्ड लाइफ क्राइम हार्म्स या उसके इम्पैक्ट क्या होंगे उसका सिस्टमेटिक एनालिसिस देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉइल नीलिंग। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्लोप स्टेबलाइजेशन यूजिंग ऑयल सॉइल नीलिंग एंड हाइड्रोसीडिंग मेथड, वो तमिलनाडु के नीलगिरी के मेजर रोड्स पे अंडरटेक किया जा रहा है प्रोजेक्ट। बेसिकली एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग टेक्निक है, जिसमें कि रीइंफोर्सिंग एलिमेंट्स जैसे कि ये नेल्स होते हैं जो, उनको डाला जाता है सॉइल में ताकि सॉइल को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो स्टील टेंडन्स खासकर यूज़ किए जाते हैं इसमें, ड्रिल करके उनको डाला जाता है सॉइल के अंदर ताकि ग्रेविटी वॉल की तरह ये काम कर सके। तो सॉइल नेलिंग के कई तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे जिसमें कि नेल्स इंसर्ट की जाती हैं प्री ड्रिल्ड होल्स में, या फिर टेम्पररी स्टेबलाइजेशन की जाती है। हॉलो बार्स भी यूज़ की जाती हैं कई मेथड्स में। ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए होल्स किए जाते हैं सॉइल सरफेस में, स्टील बार्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। और
कुछ मेथड्स में तो स्टील बार्स को जो है वो फोर्स किया जाता है कि वो सॉइल को एक सिंगल शॉट के साथ ही जो है कंप्रेशन करके एयर मैकेनिज्म द्वारा रोक सके, ठीक है। तो हाइड्रो सीडिंग क्या होता है? हाइड्रो सीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि मिक्सचर ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और वाटर को सॉइल में डाला जाता है ताकि फैसिलिटेट की जा सके उसकी ग्रोथ ऑफ ग्रास और प्लांट लाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज शक्ति। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7th एडिशन जो है इंडिया फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति का कमेंस हो चुका है मेघालय में रिसेंटली। एक बायएनियल ट्रेनिंग इवेंट है इंडिया और फ्रांस की आर्मीज़ के बीच में। फोकस है सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन्स, और इवन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के भी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इस 14-डे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या? इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, गिफ्ट सिटी में बेस्ड है। एक गेटवे है ये बुलियन को इंपोर्ट करने के लिए। बुलियन क्या होता है? गोल्ड, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए। और एक वर्ल्ड क्लास बुलियन एक्सचेंज इकोसिस्टम तैयार करके देता है ये। इवन वॉल्टिंग फैसिलिटीज़ तक भी इसमें अवेलेबल है। रेगुलेटेड है ये IFSCA द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी द्वारा। प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी जो इसमें ऑफ़र की जाती हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं और ये बहुत ही प्राइस कंपेटिटिव कॉस्ट पर अवेलेबल है अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस से कंपैरिजन करें तो। बुलियन क्या होता है? फिजिकल गोल्ड या सिल्वर हाई प्योरिटी का, जिसको बार्स, इनगट्स या फिर कॉइन्स की फॉर्म में रखा जाता है। समटाइम्स हम इसको लीगल टेंडर भी कंसीडर करते हैं। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है क्या? एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि डेवलप और रेगुलेट करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्शन दे रही है ये इंडियन इकोनॉमी का बाकी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के साथ। जब तक IFSCA नहीं बनाया गया था तब तक IFSC से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस थी वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे RBI, SEBI, PFRDA सब जो है कर रहे थे। तो गिफ्ट IFSC जो है मेडन IFC है इंडिया में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Chabahar. This topic is important for your international relations. So India and Iran have signed a long-term agreement covering Indian operations at the Chabahar port 8 years after concluding the general framework of cooperation for the port in Iran. So what is Chabahar port? It is a deep water port in Iran's Sistan Baluchistan province. It is located in southeastern Iran on the Gulf of Oman. It is Iran's first deep water port, which puts the country on the global oceanic trade route map. And MOU was signed for the development of Chabahar port by India in 2015. India has so far supplied 6 mobile harbor cranes and other equipment worth $25 million. India Ports Global Limited, which has been operating Chabahar port since 2018, has handled more than 90,000 20-foot equivalent of container traffic in the port. Okay, so it is a very significant area as it can help Iran to ward off the Western sanctions. It also offers India an alternative route that bypasses Pakistan with respect to its trade between India and Afghanistan. We have already utilized the services of Chabahar port for supply of humanitarian assistance, especially during the pandemic to the Afghanistan. So till date, a total of 2.5 million tons of wheat and 2,000 tons of pulses have been shipped from India to Afghanistan through Chabahar port. In 2021, India supplied 40,000 liters of environment-friendly pesticide to Iran to fight locust attacks. The INSTC, which was initiated by Russia, India and Iran, which is a multimodal transportation route to link Indian Ocean, Persian Gulf and Caspian Sea through Iran and onwards to Northern Europe and via St. Petersburg in Russia, will also complement Chabahar. Okay, so basically this port is a new age
This will herald a new age of trade, marine cooperation, and transshipment, while boosting bilateral trade or trilateral trade between India, Iran, and Afghanistan. So, this 10-year agreement is a long term agreement which has been signed between India Ports Global Limited and Ports and Maritime Organization of Iran, under which IPGL will be investing approximately $120 million in equipping the port. India will also be offering a credit window equivalent to $250 million for mutually identified projects at Chabahar. So this agreement will basically be a pathway for bigger investments to be made in the port. Okay. So the next topic is xenotransplantation. This topic is important for your environment and your social issues. So first recipient of a modified pig kidney transplant has passed away recently, around 2 months after the surgery was carried out. So surgeons were expecting that the pig kidney would last for at least 2 years. So what is transplantation? It's a surgical procedure in which the tissue or an organ is transferred from one area of a person's body to another area, or from one person to another person. So human transplantation can happen with human cells and tissues so that they can save lives and restore essential functions. So we have seen transplantation of various organs or even stem cells, like we have seen for human heart valve, which has been transplanted, which is the best replacement situation, and it does not require the recipients to undergo anticoagulation therapy. So, what is xenotransplantation? It is the transplantation of non-human tissues or organs into human recipients. So, development of xenotransplantation is driven by the fact that demand for human organs for clinical transplantation far exceeds the supply. So, scientists are still exploring the risks and benefits associated with xenotransplantation. So, why was pig chosen? So, since 1990s, researchers have attempted to use pig as the source animal for xenotransplantation, and the pig is currently considered the most appropriate candidate because it has a relatively larger litter size and short maturation period. Its size and physiological similarity to humans is great. There is low risk of xenozoonosis, which means and if any infectious disease getting transmitted from animals to humans by transplantation. There is also readily application of genetic engineering techniques to produce pig organs which are resistant to rejection. So, thanks to genetically modified pigs and immunosuppressive therapy, survival time results for xenografts have improved significantly. So, what is immunosuppressive therapy? It is a drug regimen which patients use to lower their body's immune response so that immune system can be stopped from overacting or overreacting and damaging transplanted organs and tissues. Okay. So the next topic is silk cotton tree. This topic is important for your environment section. So silk cotton trees are disappearing from South Rajasthan, and it is locally known as semal tree. It is a lofty deciduous tree with buttressed base. It is mainly found in moist deciduous and semi-evergreen forests, also in the plains too. Members of the Garcia tribe in Rajasthan believe that they are descended from the semal trees. In India, it is seen in Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh. So it's a fire-resistant tree. It is also known for its cooling properties. It is considered a pioneer tree which generates a rich biomass every season, and it has been used to reclaim wastelands. So it fixes carbon and helps carbon sequestration. It is also a bioindicator, which means that a late flowering in this tree can mean that there is hot summer or a delayed monsoon. Members of tribal communities also consume this tree's reddish roots for food during the monsoons. So the next topic is United Nations Office on Drugs and Crime. This topic is important for your social issues and international relations. So the World Wildlife Crime Report 2024 by United Nations Office on Drugs and Crime has highlighted that rhino and cedar were the most affected by global illegal wildlife trade. So it's a global, this office is a global leader in fight against illicit drugs and international crime, in addition to being responsible for implementing the United Nations led program on terrorism. It was established in 1997. It works to educate people throughout the world about the dangers of drug abuse. It strengthens international action against illicit drug production and trafficking and drug related crime.
It also works to improve crime prevention and assist with criminal justice reforms. So its funding is relied on voluntary contributions. So its headquarters is located in Vienna, that is in Austria. So what is this World Wildlife Crime Report? It's the third edition of this report, and earlier editions were published in 2016 and 2020. And these editions probed trends in illicit trafficking of protected wildlife species. It also presents systematic analysis of wildlife crimes and impacts. So the next topic is soil nailing. This topic is important for your environment section. So the project, which is known as slope stabilization using soil nailing and hydroseeding method, is being undertaken in few areas of Tamil Nadu around the Nilgiris major routes. Soil nailing is a geotechnical engineering technique which involves the insertion of reinforcing elements into the soil into a specified area to strengthen it. The soil reinforcement process uses steel tendons which are drilled and then grouted into the soil so as to create a composite mass similar to a gravity wall. So there are several types of soil nailing methods in which nails are inserted in the pre-drilled holes. They are used for temporary stabilization. Okay, hollow bars are also used in some methods. Uh, there are also methods in which eroding soil uh, is ma- uh, is used for creating holes in the surface, and steel bars are installed in those holes and grout with concrete. These methods involve also nailing steel bars forced to the soil with a single shot using compression by an air mechanism. So these methods are used to stabilize slopes and landslides and support excavations, also to repair existing retaining walls. Okay, what is hydroseeding? It is a process of applying a mixture of seeds, fertilizer, organic material, and water onto the soil to facilitate the growth of grass and plant life. So the next topic is exercise Shakti. This topic is important for your security section. So 7th edition of India-France Joint Military Exercise Shakti has commenced at the Joint Training Node in Meghalaya recently, which is a joint uh, exercise between India and France conducted biennially. So this is basically a military to military exercise, and it focuses on semi-urban and mountainous terrain. This year, observers from Indian Navy and Indian Air Force are also participating in this 14-day exercise. So the next topic is India International Bullion Exchange. This topic is important for your economy section. SBI has recently announced that it has become the first trading cum clearing member at the India International Bullion Exchange, which is India's first international bullion exchange based at Gift City. This bullion exchange has been conceptualized to provide a gateway to import bullion into India and provide a world-class bullion exchange ecosystem and vaulting facilities in IFSC. So this IIBX is regulated by the International Financial Services Centers Authority. Products and technologies offered at IIBX are diversified and they are available at a cost which is far more competitive than those at Indian exchanges as well as at global exchanges. So what is bullion? Bullion is basically physical gold or silver of high purity, which is often kept in the form of bars, ingots, and coins. Bullion can also sometimes be considered legal tender, and it is often held as reserves by central banks or by institutional investors. What is International Financial Services Centers Authority? It's a statutory authority established under the International Financial Services Centers Authority Act of 2019 to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions in the International Financial Services Center. It aims to develop a strong global connection and focus on the needs of Indian economy, as well as serve the international financial platform for the entire region. Before the establishment of IFSCA, the domestic financial regulators like the RBI, SEBI, PFRD, and IRDA were regulating the business of IFSC. So GIFT or IFSC is the maiden IFSC of India. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.